हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स पर वीडियो। चलिए आज हम लोग टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पर देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमी के एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स को दिया जाता है। ठीक है, नंबर 4 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो नंबर 1 इसकी विशेषता है कृषि की प्रधानता है, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय होनी चाहिए तथा बढ़ती रोजगारी। ठीक है, बढ़ती बेरोजगारी। नोट पॉइंट है हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब कि जो भारत की अर्थव्यवस्था उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो होता है वो दोनों मिलकर कार्य करते हैं तथा इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं की विशेषताओं इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स के आधारों से प्रेरित है या विचारों से उनके प्रेरित है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या आशय है? तो आयात निर्यात गतिविधियों का ना होना। मतलब कि जो बंद इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है, ना तो हम कोई चीज़ बाहर से मंगा सकते हैं ना तो भेज सकते हैं। आयात और निर्यात इन बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संयुक्त क्षेत्र ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध को दर्शाती है कौन? ज्वाइंट सेक्टर। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो उच्च स्तरीय निर्णय लेने की अर्थव्यवस्था में जो उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया? तो वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति थे। यानी प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे? अमर्त्य सेन जी थे हमारे, और दूसरे व्यक्ति जो हैं वो कौन है? अभिजीत बनर्जी हैं। ठीक है, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन हेतु दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं, राष्ट्रीय आय और व्यक्ति आय पर निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था में ऊपर होती है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर होती है किसमें? विकसित अर्थव्यवस्था में, यानी डेवलप्ड इकोनॉमी में। ठीक है, हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था हस्तक्षेप सिद्धांत का प्रतिपादन। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यास के सिद्धांत पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है या किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक। भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, यानी उदारीकरण के अग्रदूत कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की?
तो वर्ष 2006 और 2007 में सर्वाधिक भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर प्राप्त की थी या कितनी थी, तो 9.6% थी या 9.6% थी। भारत में बचत, सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। जो पूंजी होती है उसका और जो उत्पाद होता है उसका क्या होता है, अधिक भंडारण होना। इसी के कारण क्या होता है, हमारा जो सेविंग या पूंजी होती है वो दर कम होती है, ठीक, समृद्धि दर जो होती है वो कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की समृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है या अनुमान था, तो 11.5% अनुमान था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विकास के मुख्य संकेत क्या हैं, तो मानव पूंजीवादी पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, तो 2006 और 2007 में सर्वाधिक रही, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट सबसे कम रही, तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे कम रही। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, 7.8 रही, 7.8% रही है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सकल घरेलू उत्पाद GDP में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो आर्थिक विकास दर कहलाती है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का प्रतिपादन किया था, तो मॉरिसस ने सन 1976 में किया था। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम बेसिक नीड्स अप्रोचेस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो विश्व बैंक द्वारा किया गया था। आर्थिक विकास के मापन हेतु कार्य शक्ति समता विधि PPP का प्रतिपादन किसने किया था, तो GR कैसल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम ICP के अनुसार PPP के आधार पर विश्व GDP में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत रही है, तो 6.7% रही है। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव सिंपल विलेज में संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है, तो आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक की जानकारी प्रदान करता है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को प्रस्तुत किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपना, तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस देश का प्रथम स्थान है, तो नॉर्वे का था, ठीक है। सतत आर्थिक विकास में क्या अभिप्राय है, तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास होना चाहिए, ठीक है। यह क्या है, सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना है, तो
किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रित मूल्य के बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय इक्वल टू घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ठीक है, या इसका फार्मूला होता है निकालने का राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात एवं जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सेविंग्स सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र करता है। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का हिस्सा है। किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का हिस्सा है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जनगणना या गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1876 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। कितनी बताई थी? 1876 में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय तो 20 रुपये बताई थी। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा में। कहाँ है? तो गोवा में। भारत में राष्ट्रीय समंकों का नेशनल इनकम सोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के देने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इमका 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? तो कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। एक खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में से क्या तात्पर्य है? तो CIG C+I+G ब्रैकेट X -M, जहाँ C उपभोग, I सकल निवेश, G व्यय, X निर्यात तथा M आयात को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो भारत की है। ठीक है। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं प्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? तो नॉमिनल GDP कहा जाता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर से प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है? तो लगभग 46% योगदान है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP क्या है? तो राष्ट्रीय मूल उत्पाद का मूल्य मापन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1950 में हुई थी। सांख्यिकीय
राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो सी रंगराजन समिति के आधार पर की गई थी। जीडीपी आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004-5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया था? तो यह है तो वर्ष 2011-12 को, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार और 2011-12 में बदलकर वर्ष 2017-18 करने का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों, प्रोग्राम्स एवं नीतियों, पॉलिसीज का भी निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में तैयार की थी। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित की थी। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नियोजित विकास मंडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह हैराल्ड डोमर योजना पर आधारित थी। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? प्रथम योजना के दौरान जो दौरान थी वहाँ की गई थी, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसकी जो प्राथमिकता थी वह क्या थी? तो कृषि का विकास करना। किसका विकास करना? तो कृषि का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। देश में समाजवादी समाज सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। भारत में अनवरत योजनाएं रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावी थी? तो वर्ष 1978 और से 1980 तक प्रभावी थी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के युग की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। भारत में स्वपोषी विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो पंचवर्षीय योजना थी। यह क्या पंचवर्षीय योजना जो थी वो क्या थी? क्या हुआ इसमें 1 वर्ष से पूर्व ही या क्या हुई? समाप्त हो गई थी, ठीक है। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था।
20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1975 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टि पत्र विजन डॉक्यूमेंट्स, 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रेटेजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा एक्शन एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP की फुल फॉर्म है, के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो संपूर्ण परिवार के अंगीकरण के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना। तो योजना, अब इसमें नंबर 1 पॉइंट हम लोग देखते हैं योजना की अवधि, नंबर 2 पॉइंट में देखते हैं मुख्य उद्देश्य। तो पहली जो प्रथम योजना थी हमारी, वह कब से कब तक चली थी, इसकी अवधि क्या थी? तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रथम योजना चली थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कृषि, नंबर 1 जो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि, और नंबर 2 उद्देश्य जो था वह था उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण। ठीक है। दूसरी योजना थी वह चली थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इसका जो उद्देश्य था, नंबर 1 औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, और नंबर 2 था भारी उद्योग का विकास। ठीक है। तीसरी जो योजना थी वह चली थी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। इसका जो नंबर 1 इसमें जो उद्देश्य हुए थे, तो इसका नंबर हम देखते हैं नंबर वाइज। तो नंबर 1 है हमारा खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, नंबर 2 रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, नंबर 3 असमानता में कमी लाना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 3 एक वर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक चली। ठीक है। चौथी योजना जो आई थी हमारी, वह कब आई थी? तो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 में आई। ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वह भी क्या था? बढ़ावा करना। ठीक है, उद्योग का। तो विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, नंबर 2 कीमत स्थिरता, नंबर 3 सामाजिक समानता स्थापित करना। पांचवी योजना जो आई थी, पंचवर्षीय योजना जो पांचवी आई थी, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 को आई। ठीक है। इसका शासनकाल मतलब कि रहा इतने दिन। ठीक है। तो इसने भी 2 पॉइंट इन्होंने बताया इसमें। नंबर 1 है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, नंबर 2 है गरीबी उन्मूलन का आत्मनिर्भरता करना, यानी जो गरीबी उन्मूलन है इसको क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट है हमारा वार्षिक योजना। तो वार्षिक योजना आई थी 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक यह चली। ठीक है। इसमें छठी योजना आई थी वार्षिक योजना के अंतर्गत। तो छठी योजना का जो समय काल है वह 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक है। नंबर 1 है निर्भरता का उन्मूलन करना, नंबर 2 है असमानता में कमी लाना, नंबर 3 है आधारिक संरचना का विकास करना। ठीक है। 7वीं योजना है जो वार्षिक योजना के अंतर्गत, इसमें था 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक यह रही। इसका जो उद्देश्य था वह था नंबर 1 रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना, नंबर 2 कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। नेक्स्ट आई हमारी 2 एक वर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक में यह चली है। ठीक है। तो इसमें इसके अंतर्गत निम्न सूची आई है। जैसे 8वीं योजना आई है, तो यह आई है अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक इसकी अवधि रही। इसने भी 3 पॉइंट दिए अपने बताए हैं, इन्होंने उद्देश्य बताए हैं। शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, नंबर 2 प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना या करना, नंबर 3 आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ करना। ठीक है। नेक्स्ट योजना है हमारी 9वीं योजना। तो इसने 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक इसका समय काल रहा। इसके जो उद्देश्य थे कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता में के साथ समृद्धि, नंबर 3 पॉइंट है हमारा जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। 10वीं योजना जो आई इसके अंतर्गत हमारी, तो इसका जो समय काल रहा वह 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक रहा। इसके जो उद्देश्य थे उपयोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। नंबर 2 पॉइंट है हमारा
समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। 11वीं योजना आई, इसका जो समयकाल था 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। इसके भी कुछ उद्देश्य थे। तो बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। नंबर 2 पॉइंट है हमारा शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। नंबर 3 पॉइंट है हमारा द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति। नंबर 4 पॉइंट है हमारा उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना। नंबर 5 पॉइंट है हमारा पर्यावरण का संरक्षण करना। और 12वीं योजना जो आई थी, इसका जो समय काल था 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। इसके जो उद्देश्य थे वह तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास। और नंबर 2 जो था, इसका जो उद्देश्य था सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि। ये रहे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। बाकी बचा हुआ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों से शेयर करें। पूरी वीडियो आप दोनों पार्ट आप देखते हैं तो आपका इकोनॉमी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।